जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कर दी है, एक याचिका दायर की है 2 दिन पहले। ये याचिका क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं है कि एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये क्या है, उनके लिए मैं बता दूं। यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। और ये एनजीओ भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए काम करता है। इसके अलावा अलग अलग रिपोर्ट्स वो पब्लिश करते हैं, जो चुनाव में कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर कुछ है तो उसके बारे में वो जानकारी देते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, लोगों को देते हैं। इस प्रकार की एक चुनाव में सुधार करने के लिए काम करने वाली एक संस्था है। उनकी तरफ से इसके पहले भी कई सारी केसेस सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अगर हम बात करें 2019 का लोकसभा चुनाव होने के बाद जो मिसमैच पाया गया 373 लोकसभा की सीटों पर, ये लोगों ने डाले हुए वोट और ईवीएम से निकले हुए वोट, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर हजारों के वोट का अंतर उसमें था। कई जगह पर वोट ज्यादा पड़े थे तो कुछ जगहों पर, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वोट कम पड़े थे। इसको लेकर उनकी एक याचिका 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दायर की गई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने आनन फानन में वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट करने का काम जिस प्रकार से किया है, वो एक केस एडीआर की तरफ से दायर की गई थी। यानी एडीआर समूचे भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए काम करने वाला, उस पर नजर रखने वाली एक संस्था है। उनकी तरफ से 2 दिन पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के सदस्य यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त, इनके इनके चयन की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है। उसके लिए एक अलग से स्वतंत्र कॉलेजियम होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, इसके क्या क्या अलग अलग पहलू है। उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। इस चर्चा में ये बात करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मामन मेश्राम साहब मौजूद है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेश्राम साहब केवल बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उन्होंने वो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। बहुजन समाज को यानी समूचे भारतीय लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे आंदोलन भी इसके लिए किए हैं। चुनाव प्रक्रिया को लेकर, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस भी दायर की थी 2017 में। उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। अभी भी उनकी एक केस रिवीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं मेश्राम साहब का स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। और इसके अलावा इस चर्चा में हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक मनोहर कुमार काले सर है, उनका भी स्वागत करता हूं। और मेश्राम साहब से मैं जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेश्राम साहब ने इसके पहले के इंटरव्यू में जो एमएन टीवी को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग की जो चयन की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो, उनके चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। उसको लेकर उन्होंने एक बात कही थी। सर, एडीआर की तरफ से अभी एक याचिका दायर की है, आपने भी उसके बारे में पढ़ा होगा, वो जानकारी ली होगी, क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, एडीआर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया है जी इसके बारे में खबर मैंने पढ़ी है। जी मगर इस संबंध में मेरे कुछ और भी ओपिनियन है। जैसे इसमें चुनाव प्रणाली जो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, जी बहुत ही अहम उपकरण है। और संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को एटोनॉमस घोषित किया है। अगर उसके चुनने की जो प्रक्रिया है, वो चुनने की प्रक्रिया जैसे एटोनॉमस संस्था होती है उस तरह से नहीं है। इसलिए जो चुनने की प्रक्रिया है उसकी वजह से ये एक भारत सरकार का विभाग बन गया है।
भारत सरकार के अधीन काम करने वाला एक विभाग बन गया है और इसकी वजह से भारत का जो चुनाव है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता और नहीं हो सकता है तो बात है ही है, हो भी नहीं रहा है और जी चुनाव आयोग की वजह से ही चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है और इस संबंध में जो एडीआर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है, ये एक छोटी सी पहल है। बहुत सारी बातें होना जरूरी है, उसमें से एक छोटी सी बात है, ऐसे कहा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। इसके पहले सर एडीआर की इस याचिका से पहले भी कई सारी सिफारिशें की गई है। अगर हम बात करें 2007 में जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा चौथी रिपोर्ट दी गई थी, उसमें यह बात कही गई थी। इसके पहले अगर हम साल 1990 की बात करें तो डॉक्टर दिनेश गोस्वामी समिति, इनकी तरफ से सिफारिश की गई थी। इसके अलावा अगर उससे भी पहले अगर जाए हम तो 1975 में न्यायमूर्ति तारकुंडे, इनकी जो एक समिति थी, उन्होंने भी सिफारिश की थी और सभी समितियों की द्वारा जो सिफारिशें की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि कॉलिजन सिस्टम होना चाहिए और उसके द्वारा ही ये होना चाहिए, मगर उनमें से किसी भी एक सिफारिशी को किसी भी सरकार ने, फिर चाहे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उन्होंने स्वीकार नहीं किया या उस पर अमल करने का काम नहीं किया। तो इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों के दोनों राजनीतिक संस्थाएं चाहती है जी कि चुनाव यदि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को और बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और इस वजह से उन्होंने चुनाव आयोग को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मशीनरी बनाने का काम होने नहीं दिया, जी कॉन्शियसली होने नहीं दिया, ये कहा जा सकता है। जी सर, संविधान सभा में भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर काफी सारी गंभीर बहस वहां पर हुई थी और संविधान सभा के एक सीनियर सदस्य थे डॉक्टर सक्सेना, उनके द्वारा संविधान सभा में जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बिल रखा गया था उसमें एक संशोधन जोड़ा गया था। एक अपना संशोधन प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि किसी भी स्तर पर अगर मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करनी है तो सदन के दोनों सभागृहों में, अपर और लोअर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी के बाद ही चुनाव आयोग के आयुक्तों की, कमिश्नर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने उस समय एक प्रस्ताव रखा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके ऊपर अपनी बात करते हुए कहा था कि इसको हम लोगों को इस तरीके से देखना चाहिए कि भी किसी तरीके से कोई अनफिट आदमी जो है या अनसुटेबल जो आदमी है, ये किसी भी तरीके से चुनाव आयुक्त ना बने। उस समय भी काफी सारी बहस हुई थी, मगर उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि पिछले 70 सालों में इस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को साफ सुथरी बनाने के लिए कोई गंभीर पहल नहीं दिखाई दे रही। जैसे इस प्रक्रिया में भी ये कहा गया है कि अपनी मर्जी के अधिकारियों को या वफादार लोगों को चुना जा रहा, तो क्या यह संविधान के विरोध में जाकर ये किया जा रहा या लोकतंत्र के विरोध में ये सारी चीजें हो रही है? असल में इसमें दो बातें जानना और समझना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आजादी का आंदोलन नहीं था। ये वजह थी कि ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब आम्बेडकर इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। पेरियार रामास्वामी इस आंदोलन में शामिल थे कांग्रेस में और बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। तो कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणों का संगठन था और उनके नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चल रहा था। आजादी के आंदोलन का नेतृत्व ब्राह्मणों के नियंत्रण में था, जिनकी संख्या 3.5% थी। और आज हम देखते हैं कि इन 3.5% लोगों का सारी व्यवस्था पर कब्जा है। तो एक बहुत बड़ी वजह चुनाव मशीनरी है। तो ये पहले से कांग्रेस ने ध्यान रखा
कांग्रेस पर ब्राह्मणों का कब्जा था, तो उनके नेतृत्व ने इस बात को ध्यान में रखा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव जो है वो 3.5% ब्राह्मणों के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अगर चुनाव होता है तो 3.5% जो ब्राह्मण है उनके लिए हर चुनाव में दिक्कतें खड़ी होगी, लॉन्ग टर्म में दिक्कतें खड़ी होगी। तो इस वजह से उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका हमेशा विरोध किया और अभी तक वो बात हुई नहीं है। तो ये बात हम लोगों को इस संदर्भ में समझना जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यही वजह है कि लेजिस्लेचर पर यानी विधायिका पर आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है। कार्यपालिका में भी ब्राह्मणों का कब्जा है, न्यायपालिका में भी है और मीडिया में भी है। यानी लोकतंत्र के जो चारों पिलर है, चारों के चारों पिलर पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए सारी बात बनाई गई है, केवल इलेक्शन कमीशन ही नहीं है, बल्कि अगर ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करना है तो उसमें पार्लियामेंट का भी रोल होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारियों का रोल होता है, उसमें न्यायपालिका का रोल होता है, उसमें मीडिया का रोल होता है। चारों पिलर का जब तक रोल ना हो ईवीएम का घोटाला हो नहीं सकता। तो ये सारे मशीनरी पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, केवल मात्र इलेक्शन कमीशन ही नहीं है। जी सर, जिस प्रकार से अभी एडीआर ने कहा है कि अलग से एक समिति गठित होनी चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों का चयन करे, क्या ये करना सही है, यानी कॉलेजियन सिस्टम बनाना सही है, या आप इसके अलावा कोई अन्य सुझाव रखते हैं? जैसे आपने पिछले बार भी कहा था कि एक अलग से परीक्षा होनी चाहिए, एक अलग से कमीशन होना चाहिए, इस पर आप जरा खुलकर बताइए, विस्तार से थोड़ा बताइए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जैसे फॉरेस्ट सर्विस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, ये फॉरेन सर्विस के लिए, पुलिस सर्विस के लिए, ट्रैफिक सर्विस के लिए और इकोनॉमिक सर्विस के लिए परीक्षाएं ली जाती है जी। उसी तरह से इलेक्शन सर्विस के लिए क्यों नहीं अलग से परीक्षा ली जाती है? इसका एक अलग कैडर बनाया जाना चाहिए और वो कैडर के अंदर काम करने वाले ही लोग, केवल मात्र उस कैडर में काम करने वाले जो लोग हैं वही इलेक्शन सर्विस में काम करें। अगर वो इलेक्शन सर्विस में काम करते हैं तो जो सीनियर मोस्ट है वो अपने आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा जी, और जो दूसरे जूनियर लोग हैं वो अपने आप जो है दूसरे 2 कमिश्नर हो जाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो भारत सरकार चलाने वाले लोग होते हैं, उनकी हाजी हाजी करने वाले जो पालतू अधिकारी होते हैं, वो पालतू अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन में भेजते हैं। तो जिंदगी भर उनका एटीट्यूड उनको मालूम होता है कि ये किस प्रकार के अधिकारी है। ऐसे लोगों को वो इलेक्शन कमीशन में भेजते हैं। जब इंडियन इलेक्शन सर्विस अलग हो जाएगी तो वो सर्विस में काम करने वाले अधिकारी भारत सरकार के नौकरी वाले ही नहीं रहेंगे, वो शुरू से लेकर आखिरी तक इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन सर्विस के ही लोग रहेंगे और वो भारत सरकार के रहेंगे नहीं। इस तरह का एक अलग से कैडर बनाया जाना चाहिए और इस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड होने के बाद उसको किसी प्रकार के कोई पॉलिटिकल पोस्ट पर दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरे तीसरे किसी भी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की पॉलिटिकल पोस्ट नहीं दी जानी चाहिए। और अगर इस तरह से होता है तो ये बहुत बड़े पैमाने पर ये इलेक्शन कमीशन जो है ऑटोनॉमस हो जाएगा, क्योंकि वो सर्विस में काम करने वाला आदमी पहले दिन से भारत सरकार का नौकरी में नहीं रहेगा जी।
सर तो हाजी इसमें हाजी करने वाले और हाजी हाजी ना करने वाले जो लोग है वो उसमें होने का सवाल नहीं है। मिश्राम जी, मैं आपको एक इसी जो आपने बात कही उसी लाइन में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एडीआर के पिटीशन में या इससे पहले भी बहुत बार ये बातें कही गई है कि चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति की जाए तो उसके लिए कॉलेजियम या एक सिस्टम ऐसा हो कि उसमें जो प्रधानमंत्री हो, उसके साथ साथ में अपोजिशन लीडर हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये तीनों की एक कमिटी बनाई जाए और ये मिलकर किसी एक नाम को फाइनल करें। तो ये देखा गया है कि इससे पहले भी अनुभव रहा है कि चुनाव आयोग की नियुक्तियों में विरोधी पक्ष जो होता है उसकी भी बड़ी भूमिका होती है, मगर आज तक जितने भी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए सदन में किसका विरोध नहीं हुआ। मीडिया में थोड़ी बहुत बयानबाजी जो है वो होती रही, मगर विरोधी पार्टी के भी जो लोग हैं, जैसे कांग्रेस अभी अपोजिशन में है, तो कांग्रेस ने भी कभी किसी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को या कमिश्नर की नियुक्ति का सदन में कोई विरोध नहीं किया। इस बात को क्या कहें हम? कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं, आपसी समझदारी से काम कर रहे हैं। उनको दोनों को इसका बेनिफिट होता है। जैसे ईवीएम का मुद्दा ले लो, जैसे ईवीएम का दोनों को बेनिफिट हो रहा है और तीसरे किसी पार्टी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। पूरी ताकत लगाकर, जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी और अडवाणी हुआ करते थे, वो पूरी ताकत लगाकर कई बार चुनाव उन्होंने लड़ा, ईमानदारी से चुनाव जब लड़ा उन्होंने, तो वो 186 से ज्यादा सीटें कभी भी चुनाव जीत कर नहीं ला सकते। 186 सीटें जी। मगर जैसे ही ईवीएम मशीन आया और ईवीएम मशीन के मुद्दे पर कांग्रेस का घोटाला पकड़ा गया, तो कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी के साथ गुप्त समझौता किया और उसके तहत बीजेपी सेंट्रल में पूर्ण बहुमत से आई पहली बार समझौते के बाद 2014 में। जी। और आरएसएस को पहले से मालूम था कि हमको ही बहुमत मिलने वाला है, इसलिए पहले से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री घोषित किया। ऐसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। मगर उनको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था, तो उन्होंने पहले से घोषित किया। जी, मेरा सवाल का रुख जो था कि सुनील अरोड़ा जो अभी भूतपूर्व मुख्य कमिश्नर रहे, चुनाव आयुक्त रहे, 2014 मतलब 14 से लेके राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय में उनके ऊपर वहां भ्रष्टाचार के काफी गंभीर आरोप लगे और उसके बाद उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। राजस्थान में कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी थी, वहां उन्होंने सुनील अरोड़ा के विरोध में कुछ हंगामा भी किया था, मगर जब वो चुनाव आयुक्त बनाए गए तो उस समय कांग्रेस ने सुनील अरोड़ा को चुनाव आयुक्त बनाने के मामले में कहीं कोई विरोध नहीं किया। और सुनील अरोड़ा जो है, इनके कार्यकाल में काफी महत्वपूर्ण चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश से या अलग अलग बड़े बड़े राज्यों के चुनाव भी उनके कार्यकाल में रहे, बंगाल और अभी 5 राज्यों के चुनाव भी उनके पीरियड में रहे। तो सुनील अरोड़ा के संदर्भ में कांग्रेस ने कभी कोई सदन में कोई हंगामा नहीं किया। ये कांग्रेस का जो रवैया है भ्रष्टाचार को पालन पोषण करने का है और अधिकारियों से गैर संवैधानिक कार्य करवाने के लिए उनका उपयोग करने का है। ऐसा पूर्व में इतिहास देखा गया है, इसमें भी उन्होंने ऐसा किया है। चुनाव के सुधार की प्रक्रिया के बारे में लगातार बात होती है और टीएन शेषन जैसे एक बहुत सक्षम ऐसे कमिश्नर रहे और उनके कार्यकाल में बहुत सारी चुनावी प्रक्रिया में जो अनियमितता थी, रिगिंग थी, बूथ कैप्चरिंग थी, बहुत सारे ऐसे मामलों पर उन्होंने नियंत्रण हासिल किया था। तो पिछले 70 साल के कार्यकाल में इक्का दुक्का ही ऐसे नाम जो है वो लोगों को याद रहते हैं और बाकी लोगों के कार्यकाल के बारे में कहे तो उनके ऊपर आरोप ज्यादा लगते रहे। ये मशीनरी का सारा दोष है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब ये सर्विस शुरू से ऑटोनॉमस हो,
जी पहले दिन से ये सर्विस में काम करने वाला आदमी भारत सरकार की नौकरी में ही ना हो, वो पहले से इलेक्शन सर्विस का आदमी हो, तो उसको आदत ही हो जाएगी कि वो भारत सरकार का नौकरी में नहीं है। जी इलेक्शन के सर्विस में काम करने वाले जो लोग हैं वो भारत सरकार के नौकरी में होने नहीं चाहिए। जैसे ही वो नौकरी में होते हैं उनके द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करवाया जा सकता। मेरा सवाल का मतलब ये था कि क्या सिस्टम उनको काम करने देने नहीं चाहती या वो अधिकारी खुद ही काम नहीं करना चाहते, ये सवाल था सर मेरा। अगर टीएन सेशन जैसा एक अधिकारी काम कर सकता है, टीएन सेशन अकेला ही था, उसको इसीलिए तो कमजोर करने के लिए 2 और कमिश्नर लाए गए थे। जी जी वो अकेला ही था और अकेला ही देख रहा था। एक तो वो छोटा मोटा अधिकारी नहीं था, कैबिनेट सेक्रेटरी था। वो जब रिटायर्ड हो गया था तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी था। जी तो उसको कैबिनेट सेक्रेटरी था और उसको जैसे ही मौका मिला उसने कुछ तत्व दिखाने की कोशिश की, तो वो एटोनॉमस में उसको रोकने वाली कोई ताकत उसके इलेक्शन कमीशन में नहीं थी, वो अकेले ही था। अभी 3 इलेक्शन कमीशन है, तो ये सारी मशीनरी इंडियन इलेक्शन सर्विस के अधीन होनी चाहिए। और पहले से लेकर, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अधिकारी होता है ना, जी जो इलेक्शन से संबंधित डाटा कलेक्ट करता है या वोटर का काम करता है। जी वहां से हाँ वहां से वो सर्विस इलेक्शन सर्विस होनी चाहिए। जी तो इससे क्या होगा कि राज्य सरकार का और भारत सरकार का रोल खत्म हो जाएगा। वोटर लिस्ट तैयार करने में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। जी शुरुआत तो वही से होती है। बल्कि वोटर लिस्ट तैयार करने का काम बहुत ज्यादा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वहां से काम करने वाले लोग जो है वो इलेक्शन सर्विस में होनी चाहिए। दूसरी और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जी हमारे देश में लगभग 36 स्टेट हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश पकड़कर। जी तो 5 साल में एवरेज 7 स्टेट का चुनाव होना जरूरी है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तालुका पंचायत का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, महानगर पालिका का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, और साल भर चुनाव चलते ही रहते हैं। तो ये कोई 5 साल में एक बार होने वाला काम नहीं है जी ये हर साल होने वाला काम है और हमेशा होने रहने वाला काम है। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए इलेक्शन सर्विस होनी चाहिए। ये कोई 5 साल में एक बार होने वाला काम नहीं है। ये काम 24 घंटे करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और इसके लिए इलेक्शन सर्विस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी एडीआर की इलेक्शन सर्विस होगा, इलेक्शन सर्विस होगा, कॉलेजियम की जरूरत खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। जो सीनियर मोस्ट रहेगा, मान लो तीन इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, दूसरा सेकंड नंबर का कमिश्नर है, तीसरा सेकंड नंबर का कमिश्नर है, सीनियरिटी के अनुसार। जी आजकल हमारे जुडिशरी में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस हो जाता है सीनियरिटी के हिसाब से। जी तो जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाता है, सेकंड नंबर का आदमी अपने आप ही चीफ बन जाता है। राष्ट्रपति उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट कर देगा। इतना ही ऑर्डर निकालने का मामला रहेगा। जी बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं उसकी कोई प्रोसेस शुरू की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो एक आदमी रिटायर्ड हो गया तो 2 रह गए, और जो लोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है
उसके नीचे एक और कमिश्नर रहेगा, वो प्रपोजल रख दे राष्ट्रपति के सामने कि ये सीनियर मोस्ट है, इनको राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करे। जो तीसरे नंबर का रहेगा वो दूसरे नंबर के आदमी को एक हफ्ते पहले ही उसका अपॉइंटमेंट कर दे, रिटायरमेंट के एक हफ्ते पहले, ताकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होता है, जिस समय से रिटायर होता है उसके पहले ही, एक हफ्ते पहले ही अगर उसका अपॉइंटमेंट घोषित कर दिया जाता है तो वो अपने आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉलेजियम का जरूरत है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जी, भारत सरकार का रोल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से सर्विस में है। चूंकि वो पहले से सर्विस में है इसलिए उसको बारीक से बारीक जानकारी उनके पास है, क्योंकि वो उसी सर्विस में है। जी। जैसे लॉ मिनिस्ट्री में अगर कोई सेक्शन ऑफिसर लीगल विभाग का है तो भारत के संविधान के बारे में वो सेक्शन ऑफिसर को जितनी जानकारी होती है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को होती है। तो अमेंडमेंट की फाइल उसी के द्वारा जाती है लॉ मिनिस्टर के पास। उसको तो तजुर्बा होता है, बाबू किस्म के आदमी को हाथों से वो फाइल उसके पास जाती है लॉ मिनिस्ट्री के पास, क्योंकि उनके पास इस तरह का तजुर्बा हो जाता है। कुमार समझ रहे हैं ना? जी सर। सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडियन इलेक्शन सर्विसेज होनी चाहिए जो सेपरेटली ये काम करे, तो क्या इस तरीके से स्वतंत्र सर्विसेज होने के बाद में क्या उन अधिकारियों में किसी तरीके से कोई, मतलब जैसे देखा गया कि इससे पहले भी हमारी सर्विसेज जो है वो पहले से बहुत ज्यादा आरोगेंट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा करप्ट होने का भी आरोप लगा है। अगर ये केवल सेपरेट उसी तरीके से उसी काम के लिए लगे रहे तो क्या ये आरोगेंट, करप्ट और अनकंट्रोल होने की संभावना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का निगरानी है, भारत के पार्लियामेंट की निगरानी है, और उनको हटाने की प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की है, ये वो प्रक्रिया शुरू किया जाए, उसका कानून इस तरह से बनाया जाए ताकि हाँ चेक्स एंड बैलेंस का कानून बनाया जाए ताकि उस व्यवस्था को अनियंत्रित ना होने दिया जाए। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं कि इलेक्शन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर जो है बहुत ज्यादा आरोगेंट, किसी बात को सुना नहीं जाता, उनके जो एप्लीकेशंस होते हैं उनकी ग्रीवेंसेस को माना नहीं जाता और किसी ताकतवर कैंडिडेट को फेवर किया। वो सारी बातों का स्टडी करके उनके ऊपर चेक लगाया जाए, कानून के दायरे में रहकर काम करने का। जी बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग जो प्रशासनिक अधिकारी है या न्यायाधीश है, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, रिटायरमेंट के बाद उनको राजनीतिक लाभ दिया जाता है राजनीतिक दलों की तरफ से, फिर चाहे वो लोकसभा राज्यसभा की सीट हो या किसी राज्य में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इस पर हमने पिछली बार भी एक चर्चा की थी सुनील अरोड़ा के मामले में। क्या आपको लगता है कि ये मतलब कितना सही है, कितना गलत है, और इसे रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसमें संविधान संशोधन होना चाहिए और संविधान में व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई पॉलिटिकल पोस्ट रिटायरमेंट के बाद नहीं दी जानी जी। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो है जुडिशरी एटोनॉमस है ये भी नहीं कहा जा सकता। वो लालच के तहत गलत फैसले करते रहेंगे फिर जी, और एग्जीक्यूटिव जो है उनका इस्तेमाल करती रहेगी। जैसे अभी बंगाल के चुनाव को लेकर सर एक बात बड़ी सामने आई कि पीएमओ ऑफिस के 18 बड़े अधिकारी जो है, जो पीएमओ ऑफिस को संभालने की बजाय बंगाल में जाकर नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों का कैंपेन संभालने का, उसका मैनेजमेंट करने के काम में लगे थे। और इतने बड़े पैमाने पर पहली बार किसी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स को चुनावी कैंपेन में लगाया गया था। इलेक्शन कमीशन तो खुद वहां पर वो काम कर ही रहा था, तो ये सत्ता का, ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। और बंगाल में चुनाव के बाद जो पोस्ट वायलेंस हुआ उसको लेकर भी बड़ी
प्रतिक्रिया हो रही है मीडिया में भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, इन चीजों को कैसे सर हम लोग कंट्रोल करने की बात कह सकते हैं? पीएमओ ऑफिस के लोग अगर ये कर रहे थे तो चुनाव के दौरान ये इशू बनना चाहिए था, मगर चुनाव के दौरान ऐसा कोई इशू बनते हुए हमने नहीं सुना। मीडिया में सर इसकी चर्चा नहीं हुई, मगर काफी सारे मीडिया तो चेक एंड बैलेंस का औजार है। मैं चुनाव आयोग के रेफरेंस में सर ये मतलब ये है मेरा कहना है कि पीएमओ जो है, पीएमओ के अधिकारी अगर ऐसा कर रहे थे तो बहुत ज्यादा सीरियस मामला है ना, ये बहुत गंभीर मामला है जी। तो इसको चेक लगाने का एक तरीका था मीडिया में चर्चा और ये बात उछलती। मीडिया में अगर ये बात उछलती तो फिर दूसरी जो संस्थाएं हैं कॉग्निजेंस लेते जी, ये मामला जुडिशरी में भी जा सकता था जी। यानी चेक्स एंड बैलेंस के लिए दूसरी मशीनरियों को काम पर लगाना पड़ेगा ना, और तब वो आएगी जब वो मीडिया में बात आएगी। मीडिया में बात आई नहीं। मीडिया का रोल भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है लगातार। जी, जो जिस मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का नियंत्रण है, वो उस मीडिया का रोल बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा है, खासतौर पर लोकतंत्र बचाने के लिए जिस प्रकार की उनकी भूमिका होनी चाहिए उस प्रकार की नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया लगातार इस कमी को पूरा करने का काम कर रहा है और इसी कमी को पूरा करने के काम में हम भी लगे हुए हैं। MNTV की पूरी टीम इसी के लिए काम कर रही है। तो ये सारे मुद्दे जितने मुद्दे हमने चर्चा के लिए लिए थे, लगभग सभी मुद्दों पर हमने बात कर ली है। कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मिश्रम साहब का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम के बजाय अगर एक सर्विस लगाई जाए, जैसे यूपीएससी है, उसी प्रकार से अगर एग्जाम लेकर पूरे जिला स्तर से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक अगर सर्विसेज से ही ये लोग भरे जाए तो इससे चुनाव प्रक्रिया जो है उसमें काफी सुधार आ सकता है और ये सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करने वाली मशीनरी होगी, ऐसा उनका कहना है। तो लगभग सभी मुद्दों पर हमने बात कर ली है। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे चर्चा की, हमें जानकारी देने का काम उन्होंने किया। इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और इसके अलावा MNTV के मुख्य संपादक कुमार काले सर, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।